आज के क्लास में हम आप लोग को कुछ फिजिक्स का न्यूमेरिकल बताएंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में कई दफे पूछा भी है और 3 नंबर में भी आता है। एक आध क्वेश्चन ऐसा भी है इसमें व्हीटस्टोन सेतु का भी बताएंगे जो 5 नंबर में आता है। एक सवाल लिखा गया है कि एक सेल से जो है 0.5 एम्पियर की एक सेल से जो है 0.5 एम्पियर की जब धारा ली जाती है तो उसका विभवांतर 1.8 वोल्ट हो जाता है। और जब उसी सेल से जब 1 एम्पियर की वैद्युत धारा लेने पर विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। तो दो चीजों को ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में दे रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल के मान की गणना करना है। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभव में जो संबंध होता है E इक्वल टू क्या होता है V प्लस आई आर। ई बराबर क्या होता है V प्लस आई आर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जब सेल को कितने एम्पियर की धारा दे रहा है, 0.5 एम्पियर की धारा दे रहा है, विभव कितना हो रहा है 1.8 वोल्ट। यहाँ जो हमारा बनेगा पहली स्थिति में E इक्वल 1.8 इक्वल 1.8 प्लस आई कितना दिया है 0.5 इंटू आर। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। कब? जब सेल को कितना हम लोग धारा दिए 0.5 एम्पियर की धारा दिए, विभव कितना हमको प्राप्त हुआ 1.8, बी की जगह 1.8 रख दिए, आई का वैल्यू 0.5 रख दिए। फिर क्या करें, अब जो है सेल का विभव कितना है, तो सेकेंड स्थिति में E इक्वल हो गया 1.6 इक्वल हो गया 1.6 प्लस आई का वैल्यू कितना है 1.0। दो समीकरण हम लोग बनाएंगे, पहली स्थिति का समीकरण बन गया, दूसरी स्थिति का समीकरण बन गया। दोनों समीकरणों को जब हल करेंगे तो ये दोनों वैल्यू निकल जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल। हमने कहा घटाने पर, अगर कहें घटाने पर तो चिन्ह बदला जाएगा, हमारा ई से ई कैंसिल हुआ। जब ई से ई कैंसिल हुआ तो क्या बच गया 0, यहाँ बच रहा है 0.2, 1.8। 1.8 में से जब 1.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.2 माइनस 1 में से 0.5 घटा देंगे तो 0.5 माइनस हम इधर लाते हैं, जब माइनस को इधर लाते हैं तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 0.5 आर 0.5 आर इक्वल टू 0.2, अर्थात आर का वैल्यू हमारा आ गया 0.2 अपॉन दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे, आर इक्वल टू 0.4 ओम। अर्थात सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है 0.4 ओम। यही वैल्यू समीकरण 1 या तो किसी में रख सकते हैं, जैसे हमने कहा समीकरण 1 से ले लिए। जब समीकरण 1 से ले रहे हैं तो E इक्वल है 1.8, E इक्वल क्या है 1.8 प्लस 0.5 इंटू आर है 0.4, अर्थात E इक्वल हो गया 1.8 प्लस इंटू कर देंगे 0.2 हो जाएगा, अर्थात सेल का जो विद्युत वाहक बल प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा 2 वोल्ट। जब 5 चौके 20, 2 अंक पे दशमलव लगेगा 0.2 हो गया। क्वेश्चन फिर से मिला लेना है, पहले तीनों में संबंध हमको पता है, E इक्वल टू क्या होता है V प्लस आई आर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभव में जो संबंध होता है E इक्वल टू क्या होता है V प्लस आई आर। समीकरण 1 में उठा के रखेंगे, पहली बार में I कितना है 0.5, विभव कितना है 1.8 रखेंगे। जब सेकेंड स्टेप पे लेंगे, जब दूसरा समीकरण बनेगा तो V कितना है 1.6 वोल्ट। धारा कितना देते हैं, जब 1 एम्पियर की धारा देते हैं तो दूसरा समीकरण बन गया, दोनों को हल करेंगे, आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल निकलेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा इसी का आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन भी है, दिया है दिए गए वैद्युत परिपथ में, सेकेंड क्वेश्चन है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में ए और बी के बीच के ए व बी के बीच का वैद्युत विभवांतर
दिया है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में ए और बी के बीच का वैद्युत विभवांतर की गणना करना है। वैद्युत विभवांतर की गणना कीजिए, जबकि एक फिगर दिया है परिपथ का, आप लोग कैसे परिपथ एक परिपथीय वैद्युत है, सेल के रूप में है, 3 सेल जोड़ा है। ए और बी की बात कर रहे थे, ए और बी के बीच के वैद्युत विभवांतर की बात करें, वैद्युत धारा की गणना करना है। हम वैद्युत विभवांतर लिख दिए हैं। दिए गए परिपथ में जो है हम लोग को वैद्युत जो है धाराओं की गणना करना है। जो परिपथ है, हम विभवांतर लिखे थे गलती से, वैद्युत धारा की गणना कीजिए। परिपथ है ए बी सी, ए और बी ऐसे दिया, सी डी लिख दिया और यहां लिख दिए ई। और यह परिपथ ए और बी के बीच का केवल धारा पूछ रहा है। विभव दिया है 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट। सेल का जो दिया है 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट। इसकी रेजिस्टेंसी जो है, प्रतिरोध जो दिया है 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम दिया है। 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम दिया। ध्यान सुनना है, ए और बी के बीच का पूछा है। ए और बी के बीच का पूछा है कि ए और बी के बीच में जो वैद्युत धारा बनी उसकी गणना कीजिए। हमारे पास टोटल कितने रेजिस्टेंसी है? 3 प्रतिरोधक है, तो इनमें 3 धाराएं होंगी। धारा की दिशा पहले बनाएंगे। जब हम जानते हैं कि वैद्युत धारा जो होता है धन प्लेट से चलती है, तो धारा की दिशा धन प्लेट से चलते हुए दिखा देंगे। 3 धाराएं होंगी। मान लेते हैं कि पहले परिपथ में बहने वाली धारा, जैसे यहां से हम ले रहे हैं, एक को I1 बोल दिए, एक को I2 बोल देंगे और एक को I3 बोल दिए। I1, I2 और I3 बोल देंगे। I1, I2, I3 हम धारा का मान ले लिया। और धारा का मान लेने के बाद अब इसमें से हमसे केवल पूछा I2 का मान ज्ञात करना। पूरा अगर ये कहता कि सभी परिपथ की धाराओं को गणना कीजिए, तो I1 भी निकाला जाता, I2 भी निकालते, I3 भी निकालते। तो सबसे पहला क्या है कि जो सेल का परिपथ दिया है, तो इसमें किरचॉफ का पहला नियम ले लेंगे। किरचॉफ के पहले नियम से जब हल करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं, किरचॉफ के नियम से लेंगे। किरचॉफ के नियम की बात करें तो हम पहला नियम का है धारा पास का नियम। और धारा पास का नियम क्या है कि किसी वैद्युत परिपथ में अगर परिपथों को कई भागों में वैद्युत स्थिति में बटा हो, तो संपूर्ण धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। संपूर्ण धारा माने इसमें तीनों धाराओं की बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हमने लिख दिया 0। हमको वैल्यू I2 का निकालना है, तो किसी एक को परिक्षेपित कर दें। जैसे हमने कहा, यदि चाहे तो I1 बराबर या I3 बराबर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे हम लिख दिए I1 इक्वल टू, तो I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं या तो I1 इक्वल टू लिख दे, या तो सेकंड वाले परिपथ में लेंगे तो I2 आएगा। तो हमने कहा I2 इक्वल टू लिख दे रहे हैं। तो हम चाहे तो I2 बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट में I1 प्लस I3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, किरचॉफ का पहला नियम से ले लिए। अब बंद पास धारा पास का लेंगे। तो पास की बात करें तो दूसरे नियम से अगर आते हैं, तो यहाँ पास जो है हमारे पास कौन है, ए बी सी डी में बंद पास अगर लेते हैं, ए बी सी डी, ए में बंद पास ए बी सी डी ए में लेते हैं, तो पहले परिपथ में हो गया 3, धारा पर प्रतिरोध का मान, धारा का मान है I1, 3I1 माइनस 2I2। चूंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए हम माइनस बोलना है। माइनस कितना बोलेंगे, 2I2 इक्वल सेल का, पहले सेल का विद्युत वाहक बल 10 माइनस दूसरे का 4, तो यहां हो जाएगा 3I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 6 हो गया। हमने कहा I1 I2 के पद में एक समीकरण बना, I2 इक्वल टू क्या है, तो इसको रख देंगे, तो हो जाएगा 3I1 माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा I1 प्लस I3 इक्वल 6, या इसको हल करेंगे तो 3I1 प्लस 2I1 प्लस 2I3 इक्वल 6, या हो जाएगा 5I1 प्लस 2I3 इक्वल 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड।
पहला पास हो गया, पहला बंद पास कौन सा लिए थे, ए बी सी डी ए में। अब दूसरा ले लेंगे इसी तरह से पास, ए बी ई एफ ए में। जब इसको लेंगे तो यहां पे अगर हम देख रहे हैं तो 2i2 माइनस, अब हमारे पास 1 है माने i3 बराबर 4 माइनस 2, 2i2 आर आई इंटू आर माइनस होगा तो 1i3 इक्वल टू 4 माइनस 2 हो गया। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2i2 i2 का वैल्यू i1 के पद में हम लोग निकाल चुके थे, तो i2 का वैल्यू i1 के जो पद में आया था हम चाहते यहाँ भी रख सकते हैं। तो जब यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट में i2 का वैल्यू कितना है तो माइनस ले लिए 2, i2 की जगह रख रहे हैं i1 प्लस i3 माइनस i3 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2i3 माइनस i3 इक्वल टू या माइनस 2i1 माइनस 3i3 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। दूसरे और तीसरे समीकरणों का जो है हम गुणन कर ले, तुलना करके किसका मान निकालना है, केवल i3 का निकालना है। तो हम कहेंगे i1 के अनुपात को काटा जाए। तो अगर समीकरण 2 में 5 है, यहाँ 2 है, हम कहें समीकरण 2 में 2 का और समीकरण तीसरे में अगर हम कहें तो 5 का गुणा कर दें तो दोनों के गुणा, दो चार रैखिक समीकरण जैसे हल किया जाता है उस तरह से किया जाएगा गुणा करने पर। ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी सिंपल तरीका अगर आप लोग को आता हो दो लीनियर इक्वेशन हल करना तो हल कर सकते हैं। तो अगर 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 i1, 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 दूना के 4 i3, ये हो जाएगा 12। यहाँ 5 का गुणा करेंगे माइनस 10 i1 माइनस 5 दिया 15 i3 इक्वल 5 दूना के 10, यहाँ पे कैंसिल, 15 में से 4 घटा देंगे 11 i3 इक्वल टू आ जाएगा। अर्थात इसमें बहने वाली धारा जो है i3 का माना जाएगा -2/11 एम्पियर। केवल एक का पूछा था तो हम लोग केवल एक का निकाल लेंगे, फिर से मिला लेना है। पहले तो जो परिपथ दिया था परिपथ में धाराओं को मान लेंगे पहले जो है सेल में प्रवाहित धारा का मान है 3 ओम प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा i1, 2 ओम में i2, 1 ओम में i3 हो गया। फिर किरचॉफ का नियम ले लेंगे, किरचॉफ के नियमानुसार क्या है i1 प्लस i2 प्लस i3 इक्वल 0, यहाँ से i2 निकाल लिए। अब पहला बंद पास हम इसे ले रहे हैं, तो जब हम इसको ले रहे हैं तो i1 चूंकि दोनों एक समतुल्य आ रहा है, अब ऐसे अगर आके अपोजिट रहता है तो हम जोड़ते, सेम अगर एक दिशा में रहता तो जोड़ते, विपरीत दिशा में तो घटा देंगे। पहले में से दूसरों को घटा रहे हैं 10 माइनस 4, उसी तरह दूसरे में से तीसरे को घटा देंगे 4 माइनस 2, 2 समीकरण हमारा बनेगा। दोनों समीकरणों को जब हल किया जाएगा तो दोनों समीकरणों को हल करने के बाद केवल एक धारा इसमें पूछा था, किसमें प्रवाहित धारा, ए और बी में प्रवाहित धारा i2 का वैल्यू पूछा था, हम लोग i3 का निकाले हैं अभी। तो i3 का वैल्यू जो आया है, i3 का वैल्यू अगर हम लोग उठा के अगर अब i1 का निकाल लें, i1 का भी निकालना चूंकि i2 का मान पूछा है, तो अभी हम लोग i3 निकाले हैं। अब i3 का जितना आ गया उसी i3 के वैल्यू को अब अगर हम समीकरण 2 में रख दें, 2 में तो आराम से i1 का वैल्यू आ जाएगा, और जितना i1 का आएगा दोनों को जोड़ देंगे तो किसका हो जाएगा i2 का। तो जैसे हम समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 2 से तो 2 में क्या है देखिए 5i1 फिर प्लस वो है माइनस, हो जाएगा -2 4/11 बराबर कितना 6, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5i1 इक्वल टू 6 प्लस 4/11, 11 छक्के 66, 4 70 हो जाएगा। अर्थात i1 इक्वल टू 70/11 गुणे 5, 5 से भाग दे देंगे 14 आ जाएगा। मतलब कितना आ गया, तो i1 इक्वल 14/11, 14/11 ये हमारा आगे एम्पियर। हमसे पूछा वैल्यू किसका है, i2 का पूछा है, तो i2 इक्वल टू क्या लिखे हैं माइनस, i2 इक्वल टू क्या लिखे हैं माइनस i1 प्लस i3, अर्थात माइनस i1 का वैल्यू कितना 14/11, i3 का वैल्यू कितना 2/11, तो 14/11 प्लस माइनस माइनस 2/11, अर्थात आ जाएगा -12/11
एम्पियर। कितना आ जाएगा? -12/11 एम्पियर। अर्थात ए बी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? 12/11 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरीके का है कि दिए गए परिपथ में, यहाँ ए और बी का पूछा था, इस बार प्रत्येक में कह रहा है, तो ए और बी को हटा दे रहे हैं हम केवल। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरीके का है। एक आध क्वेश्चन इसका जो अभी तीसरा बता रहे हैं आप लोग का क्वेश्चन तीसरा जो है 2022 के सेट में 5 नंबर में 2-2 बार दिया था। दिया क्या है मिला लीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक परिपथ के बीच, प्रत्येक परिपथ के, सेम यही क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। दिए गए वैद्युत परिपथ में प्रत्येक परिपथ के बीच के वैद्युत धारा की गणना करनी है। एक फिगर दिया है, वैद्युत धारा की गणना करनी है, जिसमें सेल है, एक सेल हो गया, इसमें एक रेजिस्टेंस भी जुड़ा है, उसके बाद नीचे यहां भी एक बीच में सेल है, बीच में आपका सेल है, इसके साथ भी एक रेजिस्टेंस है, और एक बीच में भी रेजिस्टेंस जोड़ के रखा हुआ है आप लोग का। इसमें परिपथ का संकेत जो दिया है ए बी सी डी है, ए है, बी है, सी है, डी है। शेल का जो विद्युत वाहक बल है, पहले का 2 वोल्ट है, दूसरे का 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, यहाँ 1 वोल्ट है। इसमें धाराओं का मान जो दिया है I1, I2, I3, पहले से इसमें धारा दे भी दिया है। इसमें I1 है, यहाँ हमारा I3 है, ये हमारा जो है I2 है। इसके अलावा इसकी रेजिस्टेंसियां जो दी हैं वो हम लोग का दिया है 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, माने तीनों 1-1 ओम का है। 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, फिर से मिला लेना है। एक परिपथ है ABCD, 2 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, 1-1 ओम की रेजिस्टेंसियां दी हुई हैं, 1-1 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसमें तीनों धाराओं की गणना की। जैसे पिछला सवाल बताए थे, सेम वही सवाल है। पहला चीज किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम में क्या होगा? धाराओं का बीजगणितीय योग कितना हो जाएगा? 0। तो यहां भी धाराओं के अगर बीजगणितीय योग की बात करें तो टोटल कितनी धाराएं हैं? I1, I2, I3। तो हम ले लेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं। पहले किसका नियम लिया जाएगा? किरचॉफ के नियम से हमने ले लिया, किरचॉफ के नियम से। और किरचॉफ का नियम क्या है कि धाराओं का बीजगणितीय योग कितना? 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल कितना? 0। हमने कहा यहाँ किसी एक के बराबर निकाल सकते हैं, या तो I1 इक्वल, या तो I2 इक्वल, या तो I3 इक्वल। हमने कहा तीनों का वैल्यू पूछा तो हम किसी के बराबर एक दो चरैखिक बनाने के लिए निकालेंगे। एग्जाम्पल तो हमने लिख दिया I3 इक्वल माइनस I1 प्लस I2, I3 इक्वल माइनस I1 प्लस I2 ले लिए। अब बंद पास पहला ले रहे हैं A B C A में, तो हमने कहा पास ले पहला, पास A B C A में, जो बंद पास A B C A में लिए, तो A B C A में जो है इस रेजिस्टेंस की धारा कितनी है? I1, और इस रेजिस्टेंस की धारा कितनी है? I3। और दो चूंकि ऐसे हमारे A से B, B से C, C से A, अगर अपोजिट है ये भी, तो हम प्लस की जगह पे माइनस ले लेंगे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1I1, अर्थात I1 माइनस I3 इक्वल कितना वोल्टेज? I1 माइनस I3 इक्वल टू कितना वोल्टेज? 2 वोल्टेज है। अब I3 का वैल्यू रखें, माइनस माइनस प्लस I1 प्लस I2 इक्वल टू, अर्थात 2I1 प्लस I2 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। दूसरा समीकरण बन गया। फिर एक पास है, तो अब उस पास को ले लेंगे A C D A में, A C D A में,
जब इस पास की बात कर रहे हैं तो यहां भी हम देख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं I3 माइनस I2। I3 यहाँ वन पास में, अरे सॉरी इधर से हम कर रहे हैं धनायन से है तो उल्टा लिख रहे थे I2 माइनस I3, I2 माइनस I3 धनायन से चल के जा रहे हैं I2 माइनस I3 इक्वल टू कितना वोल्टेज A। यहाँ भी हम कहेंगे किसका वैल्यू, I3 का वैल्यू रखेंगे, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा तो I2 प्लस I1 प्लस I2 इक्वल 1 अर्थात I1 प्लस 2I2 इक्वल 1। एक क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन दोनों समीकरणों को हम कहेंगे हल किया जाए। किस समीकरण की बात करें, 2 और 3 तो I1 I2 निकल जाएगा और I1 I2 का वैल्यू अगर समीकरण 1 में रख देते हैं तो I3 आ जाएगा। तो हमने कहा समीकरण 1 में, समीकरण अगर पहले की बात करें तो समीकरण 1 में हम तुलनात्मक वाला गुणांक करें तो कितने का, यहाँ 2 है तो अगर 2 का गुणा कर दें तो 2 का गुणा करेंगे तो 2I2 से 2I2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 4I1 प्लस 2I2 इक्वल 4। यहाँ पे क्या है I1 प्लस 2I2 इक्वल 1, चिन्ह बदलेंगे यहाँ कैंसिल होगा, हमारे पास कितना आएगा 3I1 इक्वल 3 अर्थात I1 इक्वल 1 एम्पियर। तो 1 आंसर तो आ गया हमारा। पहले परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना है 1 एम्पियर है। I1 का वैल्यू या तो समीकरण 2 में रखेंगे या तो समीकरण 3 में रखेंगे। तो हमने कहा जैसे ले लिया समीकरण 2 से, हमने ले लिया समीकरण 2 से, तो जब समीकरण 2 से ले रहे हैं तो समीकरण 2 है का हमारे पास तो 2I1 प्लस I2, 2I1 प्लस I2 इक्वल टू 2I1 प्लस I2 इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना है 1 है तो 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 इक्वल टू अर्थात I2 इक्वल टू 2 माइनस 2, I2 इक्वल 0 एम्पियर अर्थात दूसरे में कोई भी प्रवाहित धारा होने वाली नहीं है। I2 का वैल्यू कितना हो गया 0, I1 I2 दोनों का वैल्यू किस समीकरण में रख देना है पहला से। जब समीकरण 1 की बात करें, समीकरण 1 की बात करें तो एक है का I3 इक्वल माइनस I1 प्लस I2, I3 इक्वल क्या है माइनस I1 प्लस I2, हमने कहा वैल्यू रखे तो I3 इक्वल माइनस I1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना है 1 है तो ये 0 हो गया अर्थात I3 इक्वल टू माइनस 1 एम्पियर। फिर से मिला लेना है, किरचॉफ का नियम ले लिया तो किरचॉफ का नियम क्या बताया था कि धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है 0 होता है, उस पे लगा दिए। फिर पास ले लिए, कौन सा पास लिए A B C A में तो I1 माइनस I3 इक्वल 2। अब माइनस क्यों करें कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। उसी तरह इस पास में लिए तो I2 माइनस I3 इक्वल टू 1, उसको तुलना किए, तुलना करने के बाद समीकरण के रूप में बदले दो चार एक समीकरण में बदला जाएगा। बदलने के बाद मान निकलना शुरू होगा तो तीनों धाराओं का क्रम से मान निकल जाएगा। I1 का हम लोग निकाले 1 एम्पियर, समीकरण में रखे, I2 का निकला, फिर दोनों वैल्यू को उठा के पहले समीकरण में I3 का निकल गया। दूसरा चीज, अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है आएगा तो 3 नंबर में या तो 5 नंबर में देगा, बेहतर क्वेश्चन ऐसा। अगर हम चाहे तो क्वेश्चन को उसी समय आंसर का भी मिलान कर सकते हैं कि जो हम सॉल्यूशन किए वो सही है कि नहीं है। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है कि जो भी बंद परिपथ होता है उन टोटल धाराओं का मान हमेशा कितना आना चाहिए 0। हमारे पास टोटल कितनी धाराएं हैं उनको मिला लीजिए, I1 I2 I3, I1 I2 I3 तीनों का मान निकाले हम लोग, तीनों को जोड़ देने पर कितना होना चाहिए 0। I1 कितना है 1, I2 कितना है 0, I3 कितना है -1, +1 -1 मिला लीजिए कैंसिल, अपने आप आ जाएगा कितना आ रहा है 0। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 एक है, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। दिया है
कि दिए गए परिपथ में अस्थायी अवस्था में, फोर्थ मिलाइएगा कि दिए गए परिपथ में अस्थायी अवस्था में, अस्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित, दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए, की गणना दिया है, क्वेश्चन मिला लेना है कि दिए गए परिपथ में एक परिपथ दिया है, एक परिपथ दिया है, फिगर उसका आप लोग को दिया है, ध्यान देना है। एक परिपथ है जिसमें एक सेल है, आंतरिक प्रतिरोध है, बीच में दो प्रतिरोधों को जोड़ा है, फिर बाद में दो समांतर प्लेट संधारित्रों को संयोजित किया है। जो सेल है, सेल दिया है 12 वोल्ट का, सेल का जो विद्युत वाहक बल है 12 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम दिया है। दो रेजिस्टेंसी जो दिया है वो आपका दिया है 5 ओम और 6 ओम, 5 ओम 6 ओम। और जो संधारित्र के प्लेट है उनकी धारिता दिया है 2 माइक्रोफैरड और एक का है 3 माइक्रोफैरड। दो प्लेट हैं जिनकी संधारित्र की धारिता का दिया 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। फिगर आपको इसे दिया है, क्या है कि सेल का एक विद्युत वाहक है, सेल है, सेल के साथ दो प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं, दो संधारित्र की धारिताओं को जोड़ा गया है और क्वेश्चन कर रहा है कि जो धारिता है 2 माइक्रोफैरड और कितने 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड की संधारित्र की धारिताएं हैं, उन पे चार्जेस की गणना करना है कि कितना आवेश उस पे इकट्ठा हो रहा है। पहला क्या है, चूंकि ये प्रतिरोध जो है मिश्रित प्रतिरोध है, जिसमें जो परिपथ है मिश्रित परिपथ है जिसमें धारिता भी है प्रतिरोधक भी है। तो पहला हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे परिपथ का विभव निकाल लेंगे, पूरे परिपथ का क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। और विभव निकालने के लिए क्यों कर रहे हैं कि इस संयोजन की अवस्था में जो है समांतर क्रम में है, संयोजन की अवस्था में अगर विभव निकल गया तो चार्ज निकल जाएगा और चार्ज हम लोग निकाल लेंगे, Q बराबर C भी फार्मूला दी है। आवेश की भी गणना करना है, संचित आवेश की भी गणना करना है और विभव भी निकाल सकते हैं, दोनों हम बता देंगे आप लोग को। तो पहला चीज की पहले तो हम रेजिस्टेंस को लेंगे, प्रतिरोधक कितना ओम 5 ओम, कितना ओम 6 ओम, किस क्रम में जुड़ा है श्रेणी में जोड़ लिए, आंतरिक प्रतिरोध मिल गया, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, कुल प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, यहां से हम धारा निकाल लेंगे, E बराबर V प्लस IR करके विभव निकल जाएगा, इसको श्रेणी में जोड़ लेंगे, चार्जेज आ जाएगा Q बराबर CV। अब वहां से अगर हम चाहें तो इनका अलग अलग हम लोग जो है आवेश निकालने के बाद हम लोग चाहें तो इसका अलग अलग विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा हम जोड़ दें क्वेश्चन, आवेश की गणना कीजिए तथा संधारित्र का के प्लेटों के बीच विभव, उसको भी जोड़ दे रहे हैं, विभव की भी गणना कर दे रहे हैं, गणना कीजिए। तो हमने कहा पहले क्या करना है, तो पहले किन प्रतिरोधकों की बात कर रहे हैं, दो प्रतिरोधक है, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो हम पहले R का मान निकाल लेते हैं, हम हल कर रहे हैं, पहले किसका मान निकालेंगे, R का, श्रेणी क्रम में है तो R बराबर क्या जानते हैं, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 मतलब हमारा हो जाएगा 5 प्लस 6, R बराबर 11 ओम। हम जानते हैं विद्युत वाहक बल E बराबर होता है I ब्रैकेट में सेलों का जो संयोजन, उसमें फार्मूला है E बराबर V प्लस IR, V बराबर होता है IR, I का मान हो गया, E बराबर क्या लिख सकते हैं, I ब्रैकेट में R प्लस R, यहां से हम धारा निकाल लेंगे, E का मान कितना है 12 वोल्ट, हमने कहा 12 लिख दिए। I ज्ञात करना है, Y प्रतिरोध है 11, आंतरिक प्रतिरोध कितना है 1 है, 11 और 1 जोड़ दिए अर्थात 12 बराबर 12 I का वैल्यू कितना हो गया 1 एम्पियर। I का वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए 1 एम्पियर। जैसे ही I का वैल्यू निकला तो हम परिपथ का विभव निकाल लेंगे, तो परिपथ का जो विभव है
विभव क्या चीज V बराबर क्या जानते हैं IR। परिपथ का हम विभव निकाल लेंगे। विभव का फार्मूला क्या होता है V इक्वल IR। I का वैल्यू कितना 1 एम्पियर, R का वैल्यू कितना 11, तो V बराबर हो जाएगा 1 गुणित 11 अर्थात 11 वोल्ट। विभव निकल गया। जितना इसका बाह्य प्रतिरोध का विभव होगा इसका भी तुल्य विभव उतना ही होगा। चूंकि जब इस श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो अलग अलग भी विभव हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले किस क्रम में धारिता को जोड़ रहे हैं, तो 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड धारिता किस क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ दिए, श्रेणी में जुड़ेगा, फार्मूला 1/C। जब श्रेणी क्रम में दिया तो फार्मूला हो जाएगा 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। ये हमारा आ जाएगा 1/C इक्वल 1/2 1/3। एलसीएम ले लेंगे 3 + 2/6 अर्थात C बराबर 6/5 माइक्रोफैरड। अगर हम इसको चेंज करें तो माइक्रोफैरड को चेंज करके किसमें बदल दिए, फैरड में। 10⁻⁻⁶ 6/5। C का मान कितना आ गया 6/5 गुणे 10⁻⁶ फैरड। अब चार्जेस की बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन की स्थिति में चार्जेस सेम होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो Q बराबर C भी, Q बराबर क्या लगा देंगे C भी। हमने का तुल्य धारिता कितना हम लोग निकाले 6/5 इंटू 10⁻⁻⁶ और विभव का मान हम लोग निकाल चुके हैं। V का मान कितना है 11 है, तो ये हो गया 11 अर्थात Q बराबर 66/5 गुणे 10⁻⁻⁶। या लिख सकते हैं Q बराबर 1 भाग देंगे 5 एकम 5 16 5 1 15 5 दूना के 10 13.2 गुणे 10⁻⁶ कूलाम। तो इस परिपथ का जो संचित आवेश की गणना करना था तो आवेश हमारा कितना है 13.2 गुणे 10⁻⁶ कूलाम। चाहे तो हम इसको इतना भी लिख सकते हैं कि 13.2 माइक्रो कूलाम। अब हमने कहा एक सवाल इसमें जोड़े थे, प्लेटों के बीच विभव माने 2 माइक्रोफैरड की धारिता का विभव, 2 माइक्रोफैरड धारिता के मध्य का विभव जो है, अगर हम इसको कहें तो मान लें V1, V बराबर यहां से मिला लीजिए, क्या लिख सकते हैं Q/C1। V1 बराबर क्या लिख सकते हैं Q/C1, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो धारिता जुड़ा है, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान स्थिर होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने कहा Q का मान कितना निकाले हैं 13.2 गुणे 10⁻⁶, C1 2 माइक्रोफैरड 2 गुणित 10⁻⁶, ये दोनों चेंज हो जाएगा अर्थात V1 बराबर 6.6 2 छक्के 12 2 छक्के 12 कितना वोल्टेज हो गया 6.6 वोल्ट। इसी तरह से किसके बीच का निकाल सकते हैं 3 माइक्रोफैरड धारिता के मध्य विभव की गणना करना हो तो V2 बराबर Q/C2। V2 बराबर क्या लिख सकते हैं Q/C2। हमने कहा Q का मान सेम वही रहेगा 13 कितना लिखेंगे 13.2 गुणे 10⁻⁶ और C2 है 3 गुणे 10⁻⁶। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा अर्थात 3 चौके 12 है 4 तो ये हो गया कितना 4.3 वोल्ट। ये हमारा कितना हो गया 3 चौके 12 3 चौके 12 सॉरी 4.4 वोल्ट। तो हमारा जो टोटल विभव कितना था 11, जोड़ लीजिए 11 वोल्ट के बराबर आएगा। फिर से मिला लेना है, दिया था कि दिए गए परिपथ में अस्थायी अवस्था में संचित आवेश की गणना करना हो तो पहले हम लोग किसका मान निकालेंगे, सेल के विद्युत वाहक बल से परिपथ का विभव। विभव निकालने के बाद धारिता दिया था श्रेणी में जोड़ लेंगे, उसके बाद आवेश निकाल लिया जाएगा। आवेश के बाद उसके मध्य का विभवांतर निकालना हो तो श्रेणी में विभव का मान नियत नहीं होता है तो V1 V2 निकालेंगे। V1 माने 2 माइक्रोफैरड के मध्य की धारिता और V2 का मतलब कितने का 3 माइक्रोफैरड के मध्य की धारिता। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर हो गया तीसरा। अब अगला चौथा 5वां क्वेश्चन आप लोग को एक और बता रहे हैं। आप अब एक क्वेश्चन आप लोग को व्हीटस्टोन सेतु का बताएंगे, 2 क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर ध्यान देना है, फिफ्थ में है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित संलग्न चित्र में प्रदर्शित, दिया है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में यदि 10 ओम में धारा का मान 0 हो तो गणना करना है। धारा का मान 0 हो तो गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन है यक्स का मान, पहला क्वेश्चन हो गया कि दिया है यक्स का मान। दूसरा है 4 ओम प्रतिरोध में धारा, 4 ओम प्रतिरोध में धारा। और तीसरा है 3 ओम प्रतिरोध में धारा, 3 ओम प्रतिरोध में धारा। चौथा क्वेश्चन है इसी का 12 ओम प्रतिरोध में धारा, 12 ओम प्रतिरोध में धारा। और नंबर फिफ्थ है परिपथ का स्रोत द्वारा दी गई शक्ति, स्रोत द्वारा दी गई शक्ति। अब इसमें एक फिगर दिया, आप लोग का फिगर हम बना रहे हैं। परिपथ एक ऐसे है, परिपथ दिया हुआ है, रेजिस्टेंसी है और एक सेल है। इसमें भी तीनों में चारों में परिपथ जुड़े हुए हैं। इस तरीके से परिपथ है, नाम दिया है ए, बी है, सी है, ए बी सी डी है। परिपथों में जो संयोजन दिया इस तरह से है, 3 ओम है, 10 ओम है, बीच में देखिए यहां छूट गया है, यहाँ 3 ओम है, 10 ओम है, यह यक्स ओम है, यक्स ओम हो गया। और एक दिया 6 ओम है, 12 ओम है, 6 ओम है, 12 ओम है। और सेल का जो विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल जो दिया है 5 वोल्ट है, ये हमारा दिया है 5 वोल्ट। सबसे पहले तो इस फिगर को हम लोग चेंज करेंगे व्हीटस्टोन सेतु के रूप में, क्योंकि क्वेश्चन ही कह दिया है कि 10 ओम माने मध्य में जो रेजिस्टेंस जुड़ा है, मध्य में जो प्रतिरोधक तार जुड़ा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी धारा न बहे। व्हीटस्टोन सेतु का नियम था कि इस प्रकार चारों परिपथों के रूप में संयोजित किया जाता है। हमने कहा जैसे इस तरह से चतुर्भुज की आकृति में, ये बताया गया था कि चतुर्भुज की आकृति में इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि मध्य में बहने वाली धारा, मध्य के प्रतिरोध में किसी भी प्रकार की धारा परिक्षेपित न हो। माने हमको ऐसे जोड़ना है कि मध्य में किसी भी प्रकार की धारा न हो, मतलब आई का मान कितना हो जाए, ये बीच में जो है आई का मान 0 हो जाए। तो हम उसी फिगर को किस रूप में बदल देंगे, व्हीटस्टोन सेतु के रूप में। व्हीटस्टोन सेतु के रूप में बदल दिए, ए बी सी डी, ये हमारा कितना है, एक और हम लोग का रेजिस्टेंस छूटा है 4 ओम है, तो ये तो नीचे वाला में तो ऐसे ही लिख देना है 4 ओम, ये हमारा 5 वोल्ट हो गया। अब 4 प्रतिरोधक जो तार थे उनके प्रतिरोधों को हम क्रम से रखेंगे, ए से बी मतलब कितना ओम, 3 ओम, बी से सी 6 ओम, ए से सी परिपथ में कुछ नहीं है तो नीचे आ जाएगा, ए से सी जोड़ चुके हैं, ए से डी यक्स ओम, और डी से सी ये हमारा हो गया 12 ओम। अब क्वेश्चन पे आते हैं, पहले पूछा है यक्स का मान, तो ये तो क्लियर हो गया कि व्हीटस्टोन सेतु पे तो इनके प्रतिरोधों के अनुपातिक मान आपस में
बराबर होंगे। तब पहला तो हम लोग उसी पे लगा देंगे व्हीटस्टोन सेतु के नियम से, क्या था कि P बटा के Q बराबर, पहला सवाल हम लोग किस नियम पे लगा देंगे, तो पहला सवाल हमारा होगा व्हीटस्टोन सेतु के नियम पे, और व्हीटस्टोन सेतु का नियम का था कि प्रतिरोधों के अनुपातिक मान आपस में बराबर होते हैं, P अपन Q इक्वल R अपन S। P का वैल्यू मिला लेना है, ये हमारा P हो गया, P हो गया है। अब उसके बाद ये हमारा Q हो गया, ये हमारा R हो गया, ये हमारा S हो गया। तो P का मान हो गया 3 बटे में R का मान हो गया 6 बराबर Q का मान हो गया 6 बराबर यक्स बटे में 12, क्रॉस इनटू करेंगे तो 12 3 36 बटा 6, माने यक्स का मान हम लोग निकाल दिए। यक्स का मान कितना ओम है, 6 ओम है। पहला तो हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो प्रवाहित धारा है यहाँ से, ये तो हमारा I होगा, यहाँ तक है, यहाँ दो भागों में बंटता है, I1 I2, इसमें भी बहने वाली धारा I1, यहाँ हो गया I2। तो अब पूछे, बीच में तो कोई धारा ही नहीं है शून्य, तो अब क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है 4 ओम प्रतिरोध में धारा, फिर 3 ओम प्रतिरोध में धारा, 4 ओम प्रतिरोध में धारा, 3 ओम प्रतिरोध में धारा, 12 ओम प्रतिरोध में धारा, और उसके बाद शक्ति। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, परिपथ के प्रतिरोधों को, बीच वाले से तो कोई मतलब नहीं है, जो हमारा 10 ओम था इसको हम तो ऐसे ही छोड़ देंगे, परिपथ के प्रतिरोधों को संयोजित करके तुल्य प्रतिरोध निकाल के तुल्य धारा निकालेंगे। तो हमने कहा 3 और 6 श्रेणी में जोड़ दो, x मतलब कितना 6 और 12 श्रेणी में जुटेगा, फिर जितना दोनों के आंसर आएंगे उनको समांतर में जोड़ देंगे। तो हमने जैसे कहा R1 इक्वल टू, किनको श्रेणी में जोड़ रहे हैं, 3 और 6 को, ये हमारा हो जाएगा 3 + 6 बराबर 9 ओम। R2 इक्वल टू, हम यहां श्रेणी में जोड़ेंगे, किसको श्रेणी में जोड़ेंगे, यक्स को और 12 को। यक्स माने कितना 6 ओम प्लस 12 6, ये हुआ 18 ओम, ये हमारा समांतर में जुड़ जाएगा। तो 1/r' अभी कर रहे हैं, चूंकि एक और बच रहा है 4, तो 1/r' इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये हमारा हो जाएगा 1/9 1/18, अर्थात 1/r' इक्वल टू 18 एलसीएम ले लेंगे, 2 + 1 माने 3/18, या r' का मान आ जाएगा कितना, 3 × 6 = 18 6। अब कुल प्रतिरोध की बात करें, कुल प्रतिरोध की बात करें तो 6 और किसको श्रेणी में जोड़ देंगे, इस 4 को, तो ये हो जाएगा टोटल प्रतिरोध कितना हो, 10 ओम। फिर से मिला लेना है, 3 ओम 6 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, यक्स मतलब 6 ओम 12 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे, फिर R1 R2 इनको माने हैं, दोनों को समांतर में जोड़ लेंगे, जो लास्ट में आएगा फिर उसको 4 ओम के साथ किस क्रम में जोड़ लेंगे, श्रेणी में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद अब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। दूसरा किसमें पूछ रहा है, 4 ओम, तो 4 ओम में बहने वाली धारा तुल्य धारा है, तो I इक्वल हम लोग जानते हैं V बराबर I R, V बराबर I R, तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V/R। V का वैल्यू कितना है 5 वोल्ट और R का वैल्यू कितना है 10 है, अर्थात यहां से जो आएगा इसमें बहने वाली धारा का मान 1/2 एम्पियर होगा। इसमें बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, 1/2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद थर्ड में आते हैं, तो किसमें पूछा है, 3 ओम प्रवाहित धारा का मान। तो 3 ओम में प्रवाहित धारा का मान से पहले क्या करेंगे, इस परिपथ का, अगर इसको हम चाहें तो विद्युत वाहक बल से है तो E बटा के भी लिख सकते हैं। अब यहां अगर हम कहें तो इसका विभव निकालना हो, तो हमने कहा पहले तो निकालेंगे विभव परिपथ 3 ओम, मतलब इस पूरे का परिपथ का अगर विभव की पूछे तो परिपथ का विभव V बराबर क्या जानते हैं, I × R। तो R यहाँ पूरे R को नहीं लेंगे, अब इसको छोड़ के हम विभव निकाल रहे हैं, तो R' हमारा है, बल्कि इसको भी ही रहने दिया जाए, इसको हम V' निकाल दे रहे हैं, तो R' हो गया। I का मान कांस्टेंट है क्योंकि इस पूरे परिपथ में I जा रहा है, तो हम V' का मान निकाल लिए। I हमारा कितना है 1/2, I हमारा है 1/2, I' का मान कितना है 6 हो गया, तो 2 3 6 वोल्ट, माने इस परिपथ का विभव 6 वोल्ट। तो जितना इसका विभव होगा उतना इसका, क्योंकि हम 3 6 को श्रेणी में जोड़कर 6 12 को श्रेणी में जोड़कर समांतर में जोड़ते हैं, और समांतर क्रम संयोजन में विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जितना 3 ओम प्रतिरोधक का विभव होगा उतना ही
12 ओम का भी होगा। तो हमने कहा 3 ओम प्रतिरोधक का हम क्या निकाल रहे हैं, धारा। 3 ओम में बहने वाली धारा को क्या माने, I1। तो I1 बराबर कहें तो लिख सकते हैं V डैश अब बटा में R1। I1 बराबर क्या लिख सकते हैं, V डैश अब बटे में R1। R1 का वैल्यू कितना है, 9 है। ये हो गया 3 बटा के 9 बराबर 1 बटा 3 एम्पियर। ये हो गया चौथा। 12 ओम में बहने वाली धारा है I2। इसी तरह I2 बराबर हो जाएगा V डैश बटा R2 माने 3 अब बटे में कितना 18, मतलब 1 बटा 6 एम्पियर। फिर से मिला लेना है क्योंकि ये भी श्रेणी में है, ये भी श्रेणी में क्रम में आ रहा था और दोनों को फिर समांतर में जोड़ रहे हैं। तो जितना विभव इस परिपथ का होगा उतना ही विभव सेम ये होगा। समांतर में भी का मान नहीं बदलेंगे तो V डैश दोनों में सेम रहेगा। अब स्रोत द्वारा ली गई शक्ति, तो हम शक्ति में सीधा जानते हैं P बराबर स्रोत द्वारा ली गई शक्ति, तो शक्ति में तो पूरे परिपथ का लेंगे तब P बराबर V इंटू आई। P बराबर क्या जानते हैं, V इंटू आई। स्रोत मैंने पूरे परिपथ की बात कर रहा है तो P बराबर V आई। V का वैल्यू कितना है, 5 है। I का वैल्यू कितना है, 1/2 है, अर्थात हो जाएगा 2.5 वाट। ये हमारा पांचवा आंसर आ गया। इसका जो सवाल देता है व्हीटस्टोन सेतु का, आप लोग को 5 नंबर में देगा। 5 क्वेश्चन रहता है, एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन होगा। तो बहुत बेहतर क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, बस इसको पहले तो फिगर को चेंज करना है। फिर से हम बता रहे कैसे चेंज करेंगे। जैसे ही कहा कि धारा का मान 0 है, जैसे क्वेश्चन कहा कि धारा का मान 0 है, तो ये क्लियर समझ लेना कि व्हीटस्टोन सेतु है। व्हीटस्टोन सेतु के मध्य में कोई भी धारा बहने वाली नहीं है, छोड़ देंगे। अब केवल ऐसे वाय परिपथ लिए ए बी सी, बीच में डी था उसको नीचे कर दिए, परिपथ की रेजिस्टेंसियों को रख लिए। व्हीटस्टोन सेतु के नियम से हम जानते हैं, पहला तो यक्स का मान माने अचर प्रतिरोधक का मान पूछ रहा है, तो यक्स का मान P बटा के क्यू बराबर R बटा एस, उसको निकाल लेंगे। फिर श्रेणी में जोड़ के दोनों वैल्यू निकल जाएगा। कुल प्रतिरोध निकालने के बाद आसानी से हम परिपथ की तुल्य धारा हो या परिपथ में अलग अलग जो संयोजनों की धारा हो हम लोग निकाल सकते हैं। लास्ट में सामर्थ्य पूछा था, सामर्थ्य P बराबर क्या जानते हैं, V इंटू आई, तो वहां से हमारा जो है सामर्थ्य निकल जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसमें का, आप लोग को बता रहे हैं, दिया है चित्र में, ये भी क्वेश्चन आप लोग का 5 नंबर में दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा। दिया है कि चित्र में दर्शाए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में, चित्र में दर्शाए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रवाहित धारा का मान ज्ञात। चित्र में दर्शाए नेटवर्क में जो है प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। एक फिगर ऐसे दिया है, आप लोग का फिगर ऐसे एक है, संकेत दिया है ABCD, परिपथ में दिया है प्रतिरोध है 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, ये भी 5 ओम है, 10 ओम, 5 ओम, यहाँ 5 ओम है, यहाँ 10 ओम है, और एक और दिया है 10 ओम, 10 ओम है, और इसका सेल का विभव दिया है 10 वोल्ट।
कह दिए गए परिपथ में दर्शाए गए प्रत्येक शाखा में अलग अलग इनके धाराओं के मान की गणना करना है। पहले तो फिगर व्हीटस्टोन सेतु के रूप में है, फिगर हमारा व्हीटस्टोन सेतु के रूप में, तो पहला चीज मिलाना है कि व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित अगर होगा तो बीच में कोई धारा नहीं प्रवाहित करेंगे। तो क्या था फार्मूला, P अपान Q बराबर R अपान S, बराबर नहीं है। 10 में 5 का भाग देंगे 2 आएगा, लेकिन यहाँ उल्टा है, 5 में 10 का भाग दे रहे तो 1/2 आ रहा है, मतलब संयोजन व्हीटस्टोन सेतु के रूप में फिगर है लेकिन संयोजन नहीं है। तो ऐसे में इसमें भी धारा प्रवाहित होगा। अब धारा कैसे प्रवाहित होगा तो उसको देखना है। इसमें जो बहने वाली धारा है ये तो हमारा आई है, यहां तक तो आई है। यहां से यह धारा दो भागों में बंटेगी, एक में I1, एक में I2, एक में I1, एक में I2। अब बीच में धारा अवच्छेद शून्य नहीं हो रहा है तो कुछ तो धारा इसमें जाएगी, मान लेंगे I3। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग को, यहां से धारा हम लोग धन प्लेट से लेके चले I1, धन प्लेट से कितनी धारा लेके चले I, बिंदु ए तक आई था। यहां से यह धारा के भागों में बट गई, 2, I1 और I2। I1 धारा कहां तक गई, बी तक, उसमें से कुछ हिस्सा कट कर निकल गया, कितना, I3। तो इसमें कितना बचा, तो हम बोल सकते हैं I1 माइनस I3। फिर से मिला लेना है, यहां से धारा कितना लेके चले, I1, कहां तक, बिंदु बी तक, उसमें से कुछ धारा निकल गया, कितना, I3। तो जो रिमाइंडर शेष बचेगा वो यहां जाएगा। अब यहां मिलेंगे, ये धारा I3 बहते हुए कहां तक आया, डी तक, यहां से धारा बहते हुए कितना जा रहा है, I2, दोनों मिल गए, मिलने मतलब प्लस, तो जब प्लस हुआ तो दोनों मिलके इधर जा रहे हैं, यहां हो जाएगा I2 प्लस I3। फिर ये धारा I2 प्लस I3, यहां I1 माइनस I3 माने I1 प्लस I2 हो गया। ये हमारा धारा कितना हो गया, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के बराबर। फिगर में पहले जैसे जैसे धारा बह रहा था वैसे वैसे हम लोग बना लिए। अब बनाने के बाद इसमें से 3 धारा पास लेंगे। पहला जो पास है, 3 धारा पास लेके समीकरणों का तुलना करना है, सब वैल्यू आ जाएगा। पहला पास ले लिए ए बी डी ए में, यहां से मिला लेना, ए बी डी ए में। जैसे जैसे चल रहे, अगर धारा की दिशा उधर है तो प्लस बोलना है, विपरीत दिशा होगा तो माइनस कर देंगे। पहले ए से कहां गए, बी पर, ए से बी का मतलब धारा सीधे जा रहा है, तो 10 I1 10 I1। फिर उसके बाद बी से कहां जा रहा है, डी पे, धारा सीधे उसी के सीधे में चल रहा है, प्लस 5I3 प्लस 5I3। फिर माइनस क्यों कर रहे हैं, तो डी से ए की ओर हम जा रहे हैं लेकिन धारा किधर, उल्टा जा रहा है। तो हम पहले भी सवाल में बता चुके हैं कि अगर विपरीत दिशा में होंगे तो माइनस बोलेंगे, तो ये हो जाएगा -5/2 इक्वल 0, मतलब इसमें कोई भी सेल जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहां से हम देखें तो 5 का भाग दे सकते हैं, 5 का भाग दिए, 2I1 प्लस I3, 2I1 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल 0। यहां से किसी एक का वैल्यू 2 के पद में जैसे पिछले में निकाले थे तो लिख सकते हैं I2 माइनस 2I1, समीकरण नंबर 1 पहला पास हो गया। दूसरा पास हम ले रहे हैं बी सी डी बी में, या बी डी सी बी में भी कर सकते हैं पास। अब हम ले रहे हैं जैसे बी सी डी बी में, तो पहले हम बी से सी पे गए, तो बी से सी का मतलब कितना ओम है, 5, धारा I1 माइनस I3 5 I1 माइनस I3 प्लस, अब तो पूरा उल्टा आ रहे हैं, सी से डी माइनस हो गए, तो माइनस हो गए तो माइनस 10 कोष्टक में I2 प्लस I3, ये भी माइनस हो जाएंगे, -5I3 इक्वल, इसमें भी कोई सेल नहीं है तो 0। फिर से मिला लेना है, बी से सी में गए तो 5 I1 माइनस I3, अब उल्टा आ रहे हैं, धारा ऊपर की ओर जा रहा है, -10 I2 प्लस I3, फिर ये भी ऊपर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा 5, कितना 5 I3, कोई सेल ना हो तो 0। 5 का यहां भी भाग दे सकते हैं, भाग देंगे, I1 माइनस I3 माइनस 2 I2 प्लस I3 माइनस I3 इक्वल 0। यहां हम देख रहे हैं अगर पूरों को विस्तार करते हैं तो हो जाता है I1 माइनस I3 माइनस 2I2 माइनस 2I3 माइनस I3 इक्वल 0, या हम लिख सकते हैं I1 माइनस 2I2, I1 माइनस
2i2 ये हो गया 2 1 3 और 1 4 -4 i3 इक्वल 0। तो यहां भी अगर हम मिला लें तो i3 का वैल्यू अगर इसमें हम रख दें, i3 का वैल्यू अगर रखते हैं तो हो जाएगा i1 माइनस 2i2 माइनस 4 i3 का वैल्यू कितना है 2i1 इक्वल 0। जब इंटू कीजिएगा i1 माइनस 2i2 माइनस 4i2 प्लस 8i1 इक्वल टू 0। i1 माइनस 2i2 माइनस 4i2 प्लस 8i1 ये हो जाएगा 8 और 1 9 9i1 माइनस 6i2 इक्वल 0। या हम कह सकते हैं 9i1 इक्वल टू 6i2 या i1 इक्वल टू 2/3 i2। इक्वेशन नंबर सेकंड बना दिए, 3 का भाग भी दे दिए। i1 बराबर कितना आ गया तो 2/3 i2। अब अगला स्टेप, अगला पास, तो जब अगले पास में जा रहे हैं तो पास हमने ले लिया ए डी सी ए में, नीचे वाला ए डी सी ए में। तो अब तो ये तो सीधे जब ए से डी की ओर जा रहे हैं तो प्लस 5i2 प्लस 10 i2 प्लस i3, फिर उधर से आ रहे हैं तो प्लस 10 i1 प्लस i2। यहां इस बार सेल है कितना, उसका विद्युत वाहक बल है 10। विद्युत वाहक बल कितना है 10, हमने कहा 5 का भाग दे देंगे। तो जब 5 का भाग देंगे तो हो जाएगा i2 प्लस 2, एक ही बार गुणा करते चल रहे हैं 2i2 2i3, 2 बचेगा 2i2 प्लस 2i3, यहां भी 2 बच रहा है तो 2i1 2i2, यहां भी 5 का भाग देंगे तो 2 बच गया। हमने कहा i1 का वैल्यू i2 के पद में है और i3 का भी वैल्यू है, तो पहले तो हम इसको लिख देंगे i2 क्या है, मिला लेना है 2 2 4 4 और 1 5 5i2 2 2 4 1 5 5i2 प्लस 2 इंटू i1 का वैल्यू क्या है 2/3 i2। फिर आगे बढ़ते हैं तो प्लस कितना i3 है 2i3, तो 2 ब्रैकेट में i3 का वैल्यू कितना है i1 माइनस i2 माइनस 2i1 इक्वल 2। हमने कहा i1 का वैल्यू रख दिए, i3 का रख दिए, ये हो गया 5i2 प्लस 4/3 i2 प्लस 2 i2 माइनस i1 का फिर पूछेंगे तो 2/3, तो 2 दूना के 4/3 i2 बराबर 2। अब इस पूरे समीकरण से अगर हम देख रहे हैं तो केवल i2 दिखाई दे रहा है, तो i2 का मान निकल जाएगा आसानी से। हमने कहा 5i2 प्लस 4/3 i2 प्लस 3 एकम 3 4, तो माइनस माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, तो प्लस की बजाय क्या हो जाएगा माइनस 2/3 i2 बराबर 2। पूरे का एलसीएम हम लोग 3 ले लेंगे तो 3 पचे 15 है i2 प्लस 4i2 माइनस 2i2 इक्वल टू कितना है 2 है। ये हमारा कितना आ जाएगा, मिला लेना है तो 15 और 4 19 में से 2 कम कर दिए 17/3 17/3 i2 बराबर 2 या i2 बराबर 3 दूना के 6/17 एम्पियर। एक मिल गया हम लोग को, फिर से मिला लेना है। i2 का मान जो मिला उसी i2 के मान को किस समीकरण में रख देंगे आसानी से, समीकरण दूसरा से दूसरे में आते हैं तो i1 इक्वल 2/3 i2 है, हम क्या वैल्यू रखेंगे तो i1 इक्वल 2/3 इंटू 6/17, तो ये हो जाएगा 3 दूना के 6, i1 का वैल्यू आ गया 4/17 एम्पियर। ये भी आंसर हो गया। i1 i2 का मान किस समीकरण से ले लेंगे, 1 से, तो समीकरण जब 1 से लेंगे तो i3 का मान आ जाएगा i3 इक्वल है i2 माइनस 2i1 या i3 इक्वल हो जाएगा, i2 का वैल्यू कितना आया है तो i2 का वैल्यू है 6/17 माइनस 2i1, तो 4 गुना के 8/17 अर्थात माइनस 2/17 एम्पियर। तीनों वैल्यू हमारा निकल गया, i1 i2 और i3। फिर से मिला लेना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पास ले लेंगे कौन सा, a b d a में। बस इसमें यही ध्यान देना है कि जिस स्थिति में हम लेके चले, पहले a से b में गए
धारा की दिशा अगर सेम मिलेगा तो प्लस में बोलेंगे, अब विपरीत मिल जाएगा तो माइनस में बोलेंगे। तो बी से डी आए प्लस, लेकिन जैसे ही विपरीत मिला तो हम लोग क्या लिख दिया माइनस। यहाँ से I3 का एक इक्वेशन बना लिए, फिर जब दूसरा पास लिए बी सी डी बी में, तो वहां से एक इक्वेशन बना लिए, वहां से जो समीकरण बना वो क्या बना, I1 बराबर 2/3 I3, 2/3 I2। फिर उसके बाद जब तीसरा पास लिए ए डी सी ए में, तो वहां से जैसे ही बना के समीकरण हल करना शुरू किए, तो एक एक परिपथ में प्रवाहित जो शाखाएं हैं सब में धारा का मान निकाल लेना है। तो अभी फिलहाल में हम लोग जो निकाले हैं वो वैल्यू किसका निकाले हैं, I1 का, I2 का, I3 का, I1 का, I2 का, I3 का। बस इसमें थोड़ा सा आप लोग एक काम कर लीजिएगा। अब शाखा की बात करें, इसमें एक शाखा तो AB है, एक BC है, एक CD है, एक DA है, एक BD है, और एक ये हमारा तुल्य परिपथ का है। तो 2-3 तो हम निकाल चुके हैं, 2-3 वैल्यू रख के आप लोग जोड़ घटा लीजिएगा। हमने कहा पहला शाखा कौन बोले, AB में बहने वाली धारा कौन है, I1। AB में बहने वाली धारा है I1 हम लोग निकाल चुके हैं। कितना, I1 का वैल्यू मिला लीजिए 4/17, आंसर हो गया। अब AD भी निकाल चुके हैं I2, वो भी हो गया। BD का भी निकाल चुके हैं I3, वो भी हो गया। केवल 2 शाखा आप लोग निकाल लीजिएगा, किसका, BC। इसमें से किसको घटा दीजिएगा, I1 माइनस I3। I1 का मतलब कितना, तो I1 का मतलब 4/17 माइनस, अब माइनस प्लस हो जाएगा तो 4×2 6/17। तो BC के बीच में जो बहने वाली धारा है, BC के बीच में जो बहने वाली धारा वो 6/17 हो जाएगा। DC की बात करें तो I2 प्लस I3 मतलब 6/17 माइनस 2/17 माने 4/17, इसका 4/17 हो जाएगा। और इसमें बहने वाली धारा 10 ओम में, तो I1 प्लस I2 का मतलब 4/17 प्लस 6/17 माने 10/17। तो हम पास का तो आसानी से निकाल सकते हैं, केवल आप लोग को जोड़ना और घटाना है जो परिपथ में इन धाराओं को हम संयोजित किए हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। ये टोटल जो था न्यूमेरिकल आप लोग को जो बताए, हर माने कम से कम 10-10 दफे आया है। 5 नंबर का भी था, 1-2 क्वेश्चन जो शुरुआत में बताया था वो 3-3 नंबर में आया था। अगले क्लास में आप लोग को अब चुंबक से संबंधित जो डेरिवेशन है, चुंबकीय क्षेत्र का जो है चैप्टर का है, वो बताएंगे, और उसका न्यूमेरिकल फिर उसके आगे वाले बताएंगे।